हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवेन में। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के एनसीईआरटी भूगोल के बारे में, जिसके हम लोग चैप्टर 5 पे पहुंच चुके हैं। इसका नाम क्या है? तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल कहने का ये आशय है कि जो हमारा पृथ्वी है, ठीक है, इस पर परिमंडल जितने होते हैं, जैसे कि भूमंडल, महासागर, इसमें आपको वायुमंडल, जीवमंडल, जलमंडल, तो ये सब पृथ्वी के परिमंडल हैं। तो इसके बारे में हमको डिटेल से इस पार्ट में अध्ययन करना है और हमारी परीक्षा की दृष्टि से ये बेहद ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे हम जो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, भूमंडल। आखिरकार भूमंडल होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो भूमंडल को अध्ययन करने से पहले हम यहाँ पे कुछ बात जान लेते हैं कि आखिरकार पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पे कि क्या है, जीवन संभव है। तो किसके कारण यहाँ पे जीवन संभव है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे आपको जल, यहाँ पे भूमि, इस तरीके का आपको ऐसा वातावरण मिल जाता है जिसके कारण कि यहाँ पे मनुष्यों का जीवन संभव हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है भूमंडल, हम इसको देखते हैं कि भूमंडल आखिरकार होता क्या है। तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, इसके ठोस भाग जितने भी होते हैं उसी को क्या बोला जाता है? भूमंडल बोला जाता है। जैसे कि पृथ्वी पर बहुत सारे पहाड़ पाए जाते हैं, फिर ज़मीन होती है, ठीक है, जो भी मृदाएं होती हैं, ये सब ठोस जितने भी होते हैं, जिस भाग पर हम लोग रहते हैं, इसी को क्या बोला जाता है? भूमंडल बोला जाता है। अब ये भूमंडल जो होता है, ठीक है, जो भूमंडल होता है, इसी पर क्या होता है, तरह तरह के इस पर जो होते हैं महाद्वीप पाए जाते हैं, इस पर महाद्वीप पाए जाते हैं, इसी पे क्या पत्थर, इसी पे पहाड़ पाए जाते हैं, इसी पर मतलब हर एक प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। भूमंडल पर ही हर एक प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं क्या है। अब ये जो हमारी पृथ्वी है, इसको गैसों के माध्यम से चारों तरफ से घेरा गया है। हमारी पृथ्वी जो है, इसको गैसों के माध्यम से चारों तरफ से घेरा गया है, ठीक है। और ये जो पृथ्वी को चारों ओर गैसें घेरती है, इन्हीं को क्या बोला जाता है? तो इन्हीं को वायुमंडल बोला जाता है, इन्हीं को वायुमंडल कहा जाता है। अभी जो हमारी वायुमंडल है, इसमें आपको ऑक्सीजन देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें आपको नाइट्रोजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तथा दूसरी गैसें भी पाई जाती हैं। तो जो हमारी पृथ्वी जो वायुमंडल है, इसमें आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा 21%, ठीक है, 21% यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा 78%, जिसको हम लोग 78% बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जो दूसरी गैसें होती हैं, ये 1% में सभी आ जाती हैं, ठीक है। यदि आप 28 और 21 को 78 और 21 को जोड़ेंगे तो आपको 99 मिल जाएगा, और 1% में जो बाकी गैसें होती हैं वे सभी आ जाती हैं। इसके बाद हम इसमें आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी के जो बहुत बड़े भाग पर भी जल पाया जाता है ना, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जलमंडल बोलते हैं। मतलब जलमंडल हम लोग उसे बोलेंगे, मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है, बहुत बड़े बड़े जगहों पर पानी पाया जाता है, तो उसे जलमंडल बोला जाता है। अब जलमंडल की अवस्थाएं हो सकती हैं, कौन कौन सी अवस्था हो सकती है? तो यहाँ पे बर्फ़ हो सकता है, जल हो सकता है, और जलवाष्प हो सकता है। ये किसकी अवस्थाएं हैं? जलमंडल की अवस्थाएं हैं। यदि हम लोग बर्फ़ को क्या करेंगे, गलाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? जल में हो जाएगा, और जल को भी हम लोग उबालेंगे तो ये जलवाष्प में परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरीके से जो जलमंडल है, इसकी बर्फ़, जल एवं जलवाष्प, इसकी क्या हो गई? अवस्थाएं हो गई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्या है? भूमंडल के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से एकदम अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी के ठोस भाग को क्या बोला जाता है? भूमंडल बोला जाता है। पृथ्वी के ठोस भाग पर भूमंडल बोला जाता है। अब पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी होती है, मतलब जो ऊपरी परत होता है, उसी पे मान लीजिए कि ये क्या है, ठीक है, इस तरीके से ये क्या है? पृथ्वी है। तो इसके जो ये ऊपरी भाग पर इस तरीके से, ठीक है, भूप्रपट्टी पर इस पर कुछ चट्टान पाए जाते हैं तथा कुछ मिट्टी की परतें पाई जाती है, ठीक है। कुछ चट्टान पाए जाते हैं तथा कुछ इसमें मिट्टी की परतें पाई जाती हैं, जो जीवों के लिए क्या होती है? अति महत्वपूर्ण होती है, ठीक है।
जो जीवों के लिए अति महत्वपूर्ण होती है, उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे कि मनुष्य अपना खाद्य बनाता है और उसको ग्रहण करता है। ठीक है, इस तरीके से जो पृथ्वी होती है इसको मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पृथ्वी को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भूभागों को, जो बहुत बड़े स्थलीय भूभाग होते हैं उसको महाद्वीप नाम दिया गया है, तथा जो बड़े जलाशय होते हैं उसे महासागरीय बेसिन नाम दिया जाता है। तो पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, एक को हम लोग बोलते हैं महाद्वीप और दूसरे को क्या बोलते हैं, महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब ये जो महासागरीय बेसिन होते हैं और ये जो महाद्वीप होते हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जो समुद्र का जो तल होता है ये क्या होता है, सभी जगह समान होता है। और ये जो समुद्र का एकदम तल होता है इन्हीं से हम क्या करते हैं, स्थल की ऊंचाइयों को, ठीक है, मापते हैं। स्थल की क्या करते हैं, ऊंचाइयों को मापते हैं। जो समुद्र का तल होता है इन्हीं के द्वारा हम स्थल की ऊंचाइयों को क्या करते हैं, मापते हैं। जब हम लोग स्थल की ऊंचाइयों को मापेंगे तो इसमें जब हम लोग समुद्र की तल पर जाएंगे तो उसको क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। उम्मीद करते हैं कि इतना आपको बात समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इस तरीके से नापा गया एक विशाल एवरेस्ट होता है, जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, एक पर्वत होता है। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई लगभग आपको देखने के लिए मिल जाएगा 8,848 मीटर ये ऊंचा है। इस तरीके से हमने सबसे ऊंचे पर्वत के बारे में बात कर लिया, माउंट एवरेस्ट के बारे में बात कर लिया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर ऊंचा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विश्व का सबसे गहरा भाग, जिसको हम लोग प्रशांत महासागर या प्रशांत महासागर में स्थित एक मैरियाना गर्त है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, मैरियाना ट्रेंच बोला जाता है, जिसकी गहराई लगभग क्या होती है, 11,022 मीटर होती है। यानी कि यदि हम इसमें माउंट एवरेस्ट को यदि डुबोया जाए तो ये पूरी तरीके से इसको क्या कर जाएगा, इसमें डूब जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट देखते हैं जो कि क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का सबसे गहराई वाला क्षेत्र जो होता है मैरियाना गर्त, वो कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, वो कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे हम बात करते हैं भूमंडल में, हम लोग आगे चलते हैं तो इसमें महाद्वीप के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार महाद्वीप, ठीक है, कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो पृथ्वी पर महाद्वीप जो होते हैं वे टोटल 7 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं महाद्वीप। कहाँ पर, पृथ्वी पर 7 प्रकार के महाद्वीप पाए जाते हैं। फिर इसमें हम आगे देखते हैं कि ये जो महाद्वीप होते हैं ये विस्तृत जल राशि के द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग है। जो भी महाद्वीप होते हैं, अभी हम आपको मैप में भी क्लियर करा देंगे कि जो भी महाद्वीप होते हैं वे एक जल राशि के द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं ना। तो ये जो महाद्वीप है इनके बारे में हम लोग देखते हैं, 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूरोप महाद्वीप क्या होता है, फिर उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की विशेषताएं, और ये अफ्रीका महाद्वीप क्या होता है। इसके बाद हम लोग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की भी बात करेंगे। इसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका की बात करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने 7 महाद्वीप के बारे में देख लिया है कि कौन कौन से महाद्वीप होते हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका महाद्वीप होते हैं। तो ये सब आपके लिए क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है, या सबसे बड़ा महाद्वीप क्या होता है, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होता है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा विभिन्न परीक्षाओं में। तो आप इन सभी का नोट्स बनाते चले। नेक्स्ट वाले पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे क्या दिया गया है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एशिया महाद्वीप स्थित है। जो एशिया महाद्वीप होता है, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा होता है। एशिया महाद्वीप
क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे यूरोप है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या है, ये इस वाले भाग पे यूरोप है। जो एशिया होता है ये यूराल पर्वत के द्वारा यूरोप को अलग करता है ना, यूराल पर्वत के द्वारा क्या करता है, यूरोप को अलग करता है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है, इसके बाद उत्तरी अमेरिका इस तरफ है और दक्षिणी अमेरिका यहाँ पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्थल के द्वारा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका यहाँ पे जुड़ रहा है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखते हैं, फिर यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप देख लेते हैं। फिर इसमें हम लोग को महासागरीय बेसिन के बारे में बात करना है, जो कि हम थोड़ी इसके नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रशांत महासागर है, फिर यहाँ पे अटलांटिक है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे हिंद महासागर देखने को मिल जाएगा, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। इस तरीके से आपको 5 महासागरों के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये महाद्वीप के बारे में पता चला होगा। यहाँ पे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इस तरीके से हमने 7 महाद्वीप के बारे में बात कर लिया। अब इन सभी के डिटेल से इन सभी की चर्चा करने वाले हैं। तो इन सभी की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो एशिया महाद्वीप जो होता है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होता है, जैसा कि हमने अभी आपको पीछे बताया था। तो एशिया जो होता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। यह पृथ्वी के लगभग 1/3 एक तिहाई भाग तक फैला है। मतलब यदि हम बात करें कि हमारी, मान लीजिए पृथ्वी, एक तरीके से हम बस केवल मान रहे हैं कि हमारी पृथ्वी जो है, मान लीजिए कि 9 किलोमीटर तक फैला है। कितना, हम एक तरीके से बस मान रहे हैं, ठीक है, ये इतना है नहीं, बस हम एक मान रहे हैं ना। तो ये मान लीजिए कि 9 किलोमीटर तक है। कितना है, मान लीजिए कि 9 किलोमीटर तक है। तो इसके 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 भाग पे, मतलब कि इसको 3 से यदि हम कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। एक मतलब कि 1/3 भाग पे क्या स्थित है, एशिया स्थित है। इसके 1/3 भाग पर क्या स्थित है, एशिया स्थित है। ये जो एशिया होता है, ये जो एशिया महाद्वीप होता है, ये किस गोलार्ध में स्थित होता है, ऐसा भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित होता है। ये किस गोलार्ध में स्थित होता है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित होता है। आगे हम देखते हैं कि ये जो एशिया महाद्वीप होता है, इनसे कर्क रेखा भी होकर गुजरती है। इनसे क्या होती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब एशिया महाद्वीप जो होता है, ठीक है, ये क्या है, पश्चिम में एशिया महाद्वीप जो होता है, इसके पश्चिम में ये यूराल पर्वत के द्वारा यूरोप को अलग करती है। यूराल पर्वत के द्वारा यूरोप को अलग करती है, जैसा कि हमने अभी आपको पीछे भी बताया था कि ये यूरोप से क्या करता है, यूराल पर्वत पश्चिम में जो होता है स्थित एशिया के, ये क्या करता है, इसको अलग करता है, यूरोप को अलग कर देता है। यदि हम यूरोप एवं एशिया के बारे में बात करें तो इन दोनों के भूभागों को, जैसे कि यूरोप और एशिया को मिला देंगे तो इसका एक नामकरण बन जाता है यूरेशिया। इसको क्या बोला जाता है, यूरेशिया बोला जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास महाद्वीप आने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक बार हम एशिया महाद्वीप को रिवाइज करते हैं ना, इसको रिवाइज करते हैं। तो एशिया जो होता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप होता है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग होता है, 1/3 भाग पर फैला है। मतलब पूरे विश्व का जितना क्षेत्रफल होगा उसके 1/3 भाग पर क्या फैला होगा, एशिया महाद्वीप फैला है। फिर ये जो महाद्वीप होते हैं ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और इस महाद्वीप से कर्क रेखा होकर गुजरती है। फिर एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो कि इसको यूरोप से अलग करता है, यूराल पर्वत। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि एशिया को यूरोप से कौन सी पर्वत के द्वारा अलग किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, यूराल पर्वत के द्वारा अलग किया जाता है। इस तरीके से हमने यूरेशिया के बारे में भी बात कर लिया कि यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया बनता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं यूरोप के बारे में। तो यूरोप जो होता है ये एशिया से बहुत छोटा होता है ना, एशिया से बहुत छोटा क्या होता है, यूरोप होता है। अब ये जो महाद्वीप होते हैं ये पश्चिम में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, ये पश्चिम में स्थित होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो होती है एशिया महाद्वीप में आर्कटिक वृत्त
इससे होकर गुजरता है। ठीक है, इससे कौन सा गुजरता है? आर्कटिक वृत्त गुजरता है। यदि आप आर्कटिक वृत्त के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके बारे में भी हमने एक वीडियो में इसको बताया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने पूरा मानचित्र में जो ग्लोब होता है उन सभी के, जैसे कि अक्षांश, देशांतर, इन सभी के बारे में वहाँ पे आर्कटिक वृत्त, देशांतर, ये सब सभी के बारे में हम लोग वहाँ पे चर्चा किए हैं उसको डिटेल से, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारे पास यूरोप महाद्वीप होता है यह 3 तरफ से जल से घिरा होता है, जैसा कि हम यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं। ये देखिए, इस यहाँ से भी ये मैप में घिरा है। ठीक है, जैसा कि हम आप देख सकते हैं, इधर से भी इधर से पानी से घिरा है, इधर से भी पानी से घिरा है, मतलब 3 तरीके से ये कहाँ से घिरा है, जल से घिरा है। अब इसके बाद हम लोग अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। तो जो एशिया होता है उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप होता है उसका नाम अफ्रीका महाद्वीप होता है। जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अफ्रीका महाद्वीप बोलते हैं। यहाँ पर जो अफ्रीका महाद्वीप होता है ये बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। विषुवत के 0 अंश अंशांश, ठीक है, इन सभी को मैंने डिटेल से एक वीडियो में बताया था। तो विषुवत वृत्त जो होता है, या तो इसको हम लोग बोलते हैं 0 अंश अंशांश, ठीक है, 0 अंश अंशांश महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। मतलब जो विषुवत वृत्त होता है ये अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भाग से होकर गुजरता है। इसको हम आपको मैप में क्लियर करा देना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये रेखा गई है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त बोलते हैं। ये कहाँ से गई है? यूरोप के एकदम मध्य भाग से होकर गुजरती है। और ये जो यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। और ये जो अफ्रीका महाद्वीप होता है इनसे आपको ये कर्क रेखा भी इनसे होकर गुजरता है। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको मकर रेखा भी होकर गुजरता है। एक बार फिर से बताते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के एकदम बीचों बीच से, ठीक है, विषुवत वृत्त गुजरता है, ठीक है, विषुवत रेखा गुजरता है। इसके बाद इस जो ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, इनसे मकर रेखा और इनसे कर्क रेखा भी होकर गुजरता है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो ये अफ्रीका महाद्वीप जो होता है, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। अफ्रीका महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। और इन महाद्वीपों में हमने आपको बताया कि इनमें कर्क, विषुवत तथा मकर ये तीनों रेखाएं गुजरती है। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है कि इनमें ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और इसी महाद्वीप में हम पाएंगे कि यहाँ पे एक सहारा रेगिस्तान है जो कि सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। ये जो सहारा रेगिस्तान है ये सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो महाद्वीप होता है ये चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से क्या है? घिरा है। अब ये सब हमने आपको मानचित्र में दिखा दिया है। और हम लोग यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे कि यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी नदी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमेजोन नदी, ये कहाँ जाती है? अफ्रीका से होकर गुजरती है। जो अमेजोन नदी होती है ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो इतनी बातें इस अफ्रीका महाद्वीप में हम लोग को इम्पोर्टेंट है, हम इन सभी का नोट्स बनाते चलिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। पहला महाद्वीप सबसे बड़ा था एशिया, उसके बाद था अफ्रीका, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका से जुड़े हम लोग विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो ये जो उत्तरी अमेरिका होती है ये दक्षिणी अमेरिका के एक सक्रिय स्थल से जुड़ा होता है जिसे हम लोग पनामा स्थल कहा जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? पनामा स्थल कहा जाता है। तो इसको हम आपको मैप में दिखा देना चाहते हैं कि इसको किस तरीके से जुड़ा है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे
कि यहाँ पे इस वाले भाग पे जो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है ये दक्षिणी अमेरिका से जुड़ रही है। इसी स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी स्थल को हम लोग पनामा स्थल बोलते हैं। इसी स्थल को क्या बोलते हैं, पनामा स्थल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद करिएगा कि जो उत्तरी अमेरिका होती है ये दक्षिणी अमेरिका से एक स्थल से जुड़ी होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पनामा स्थल बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे जो ये महाद्वीप होता है उत्तरी अमेरिका, ये पूरी तरीके से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित होता है। यह महाद्वीप जो होता है ये 3 महासागरों से घिरा होता है। ये महाद्वीप जो होता है ये 3 महासागरों से घिरा होता है। आगे हम लोग इसमें बात करते हैं कि दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, का अधिकांश भाग जो होता है, अब दक्षिणी अमेरिका के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होता है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागरें स्थित हैं, ठीक है। इसके पूर्व और पश्चिम में 2 महासागरें स्थित है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागरें स्थित है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर स्थित है। तो इसके बाद यहाँ पे जो एक विश्व की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, जिसको हम लोग एंडीज, ठीक है, एंडीज पर्वत बोलते हैं, ये इसी के उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली है। जो एंडीज पर्वत है इसी के उत्तर और दक्षिण की तरफ फैली है। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा कि एंडीज जो पर्वत है कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो आपका आंसर क्या होगा, दक्षिण अमेरिका के उत्तर एवं दक्षिण की तरफ फैली है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी जो नदी होती है अमेजॉन नदी ये यहाँ पे बहती है। विश्व की सबसे बड़ी अमेजॉन नदी यहाँ पे क्या होती है, बहती है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एशिया महाद्वीप बोलते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोलते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोलते हैं। अब इस महाद्वीप के बारे में हम लोग डिटेल से यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके बारे में, तो ये कहाँ पे स्थित है, ये पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि ये जो महाद्वीप होता है ये चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा होता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी बोला जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। तो ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप होता है ये बहुत बड़ा एक महाद्वीप होता है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप होता है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आगे हम देखते हैं कि ये दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित होता है। जो दक्षिणी ध्रुव होता है, इस तरीके से हमने आपको मैप में बताया था जब ग्लोब पढ़ रहे, तो यहाँ पे क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। तो इस तरीके से जो दक्षिणी ध्रुव होता है इसके मध्य भाग में स्थित होता है। यह ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ परतों से ढका होता है। ये जो क्षेत्र होता है ये सूर्य से बहुत दूर होता है, इस कारण यहाँ पे मोटी बर्फ की परतों से ये हमेशा ढका रहता है, इसलिए यहाँ पर जो स्थायी मानव निवास नहीं करते हैं ना। बहुत से देश के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है। भारत के भी यहाँ पे शोध स्थान स्थित है। इसके नाम मैत्री एवं दक्षिण गंगोत्री है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जलमंडल के बारे में देखते हैं। अभी तो हम लोग भूमंडल के बारे में पढ़े थे, अब जलमंडल के बारे में इम्पोर्टेंट बातों को यहाँ पे देखते हैं। जलमंडल के बारे में, तो पृथ्वी का नीला ग्रह कहा जाना, यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको नीला ग्रह बोला जाता है। अब ये जो नीला ग्रह होता है, ठीक है, तो इस पर लगभग 71% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, और यहाँ पर 29% क्या पाया जाता है, स्थल पाया जाता है। 71% यहाँ पे जल पाया जाता है और 29% यहाँ पे क्या पाया जाता है, स्थल पाया जाता है। इसके बाद हम जलमंडल में देखते हैं आगे कि जलमंडल में जो उपस्थित जो भी होते हैं, जैसे कि महासागरें, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल, वायु, जलवाष्प, ये सभी क्या होते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं। किसमें, जलमंडल में ये सब
सम्मिलित होते हैं। अब पृथ्वी में जो भी पृथ्वी पर जो भी जल पाया जाता है, कितना 71% जो भी जल पाया जाता है, अब इनमें से जो होता है 97% से अधिक भाग जो होते हैं ये महासागरों में पाया जाता है। मतलब जिनमें से 71% में से जो 97% होता है ये भाग महासागरों में पाया जाता है। और ये जो इनमें पाया जाता है ये बहुत खारा होता है, जिसका उपयोग मानव नहीं कर सकता है। और जो शेष बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों से ढका होता है और हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। इस तरीके से हमने जलमंडल के बारे में बात की। अब आगे देखते हैं हम लोग महासागरों के बारे में। तो महासागर जो होते हैं ये भी जलमंडल के मुख्य भाग होते हैं। ये आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जो महासागर होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। इन महासागरों में आपको तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल, 3 मुख्य गतियां आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। कौन कौन सी? तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल, ये तीनों मुख्य गतियां आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि बड़े से छोटे के आकार के आधार पर क्रमशः हम 5 प्रमुख महासागरों के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सभी जो महासागर है ये सभी को क्रम के आधार पर बड़े से छोटे के आधार पर रखा गया है। जैसे कि सबसे जो बड़ा महासागर है इसको हम लोग प्रशांत महासागर बोलते हैं। इन्हीं पर एक सबसे गहराई वाला, ठीक है, स्थित है, जिसको हम लोग मरियाना गर्त बोलते हैं ना, मरियाना ट्रेंच बोलते हैं। तो ये जो हो जाएगा प्रशांत महासागर, फिर इससे छोटा हो जाएगा अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर हो जाएंगे। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो प्रशांत महासागर होता है ये सबसे बड़ा महासागर होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि ये पृथ्वी का 1/3 भाग पर फैला है और पृथ्वी का सबसे जो गहरा भाग होता है मरियाना गर्त इसी प्रशांत महासागर पे स्थित होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रशांत महासागर होता है ये लगभग वृत्ताकार है और इस प्रशांत महासागर में आपको एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों तरफ स्थित है। इसके चारों तरफ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इसके चारों तरफ स्थित है। इसके बाद हम लोग सेकंड वाले पे चलते हैं अटलांटिक महासागर पे। तो ये महासागर जो होता है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के ऐसे हम आपको मैप में इसको दिखा देंगे। तो ये ऐसे आकार का स्थित है। इसके पश्चिम के किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका स्थित है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें कि पूर्वी किनारे पर इसमें यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है। तो इसको मैप में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अटलांटिक महासागर है इसके पश्चिम एवं पूरब में, ठीक देख सकते हैं आप, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, फिर यहाँ पे अफ्रीका, फिर यूरोप, ये सभी क्या है स्थित है। फिर इसके हम लोग क्या देखते हैं दक्षिण में, तो यहाँ पे आर्कटिक, अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। इस तरीके से यहाँ पे आपको मैप में क्लियर हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि जो अटलांटिक महासागर होता है ये बहुत ही दंतुरित होता है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो महासागर होता है अटलांटिक महासागर ये व्यापार के स्थल से बहुत ही व्यस्त महासागर होता है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट महासागर पे चलते हैं जिसका नाम है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर जो होता है ये एकमात्र ऐसा महासागर है जो कि देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है। वो भी किस देश के नाम पर, तो हमारे भारत देश के नाम पर इस महासागर का नाम रखा गया है, जिसे हम लोग हिंद महासागर बोलते हैं। अब ये जो महासागर होता है इसकी आकृति जो होती है ये लगभग त्रिभुजाकार होती है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित होती है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका
एवं पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित होती है। आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं दक्षिणी महासागर के बारे में, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर इस घेरता है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 अंश दक्षिणी स्थान तक ये फैला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले आर्कटिक महासागर के बारे में। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? उत्तरी ध्रुव वृत्त में ये क्या है? स्थित है। यह उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव के चारों तरफ फैला है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे हम लोग बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इससे जाना जाता है, बेरिंग जल सागर से जाना जाता है, बेरिंग जल संधि से जाना जाता है। तो इसको हम लोग फिर से देखते हैं। यह प्रशांत महासागर छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। ठीक है, यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है ना। अब अगला हम जो बात करने वाले वायुमंडल के बारे में बात करते हैं। तो वायुमंडल जो होता है ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक परत से घिरी हुई जगह होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। ये वायुमंडल जो होता है इनमें विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? परत पाए जाते हैं। ठीक है, अब इन वायुमंडल में जो होता है ऐसी गैसें पाई जाती जिनसे हम सांस लेते हैं, और ऐसी भी गैसें पाई जाती जिनसे कि पेड़ पौधों की वृद्धि हो सके। और जो वायुमंडल होता है ये हम लोगों के सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। आगे जो हम लोग बात करने वाले इसमें वायुमंडल जो होता है ये लगभग 1600 किमी ऊंचाई तक फैला है। ये 1600 किमी ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों में, ठीक है, तापमान तथा अन्य के आधार 5 आधारों पर बांटा गया है। ठीक है, उसको टोटल 5 आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका जो पहला क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल सबसे ऊंचा भाग होता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो वायुमंडल होता है इसको 5 परत में बांटा गया है। क्षोभ मंडल जिस पे हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, उसके ऊपर जो होता है थोड़ा सा क्षोभ मंडल होता है, जिस पे कि ऑक्सीजन हम लोग को मिलता है, और जो चिड़ियाँ उड़ती हैं, जहाज उड़ते हैं, तो ये सब क्षोभ मंडल में ये सब होता है। इसके बाद हम लोग समताप मंडल देखेंगे, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल के बारे में डिटेल से देखने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसा कि अब क्षोभ मंडल, तो यहाँ पे जहाज उड़ता है, इस पर चिड़ियाँ उड़ती है। फिर समताप मंडल में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो बादल है, इस तरीके से जो तारे होते हैं इस पर। फिर मध्य मंडल में हम लोग क्या देखेंगे कि जो रॉकेट होती है इस तरीके से जो ऊपर जाता है। फिर आयन मंडल में जो उपग्रह होते हैं इन सभी को रखा जाता है। इसके बाद हम लोग बहिर्मंडल देखते हैं। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है, तो साफ तथा शुष्क हवा का जो प्रतिशत होता है वो 99% होता है। आयतन के अनुसार जो होता है नाइट्रोजन वो 78% होता है। फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन होता है आयतन के अनुसार ये 21% होता है। लेकिन जो दूसरी गैसें होती हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि 1% होता है। जो ऑक्सीजन होते हैं ये सांस लेने के लिए अति आवश्यक होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो नाइट्रोजन होता है ये प्राणियों की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। लेकिन हम यदि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। लेकिन ये जो पृथ्वी द्वारा जो छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे कि हमारी पृथ्वी जो होती है ये गर्म रहती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसके माध्यम से जो पेड़ पौधे होते हैं इसकी सहायता से अपनी भोजन का निर्माण करते हैं। तो ऊंचाई के स्थान पर जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आ जाती है। अब जो घनत्व होता है समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। मतलब जब यदि हम लोग सबसे नीचे समुद्र तल पर चले जाएंगे तो यहाँ पर घनत्व सबसे अधिक होता है। इसके ऊपर जाते हैं तो ये तेज़ी के साथ इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। मतलब यदि हम लोग समुद्र तल से ऊपर जाते हैं तो इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। और यदि हम लोग समुद्र तल से नीचे जाते हैं तो इसका घनत्व क्या होता है? तेज़ी के साथ बढ़ता है।
अब जो पहाड़ों पर पर्वतारोही होते हैं, इनको हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है, जिसके साथ ही वे ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं उनके क्या होता है, वे ऊपर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाते हैं। जब तापमान ऊपर क्या होता है, तापमान क्या होता है, ऊपर तापमान बढ़ता जाता है ना, ऊपर तापमान घटता जाता है, नीचे तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो आगे हम बात करते हैं, जो वायुमंडल जो होता है वह पृथ्वी पर क्या करता है, अपना दबाव डालता है, जिससे कि क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग हो जाता है। कुछ क्षेत्रों पर अधिक दाब हम महसूस करते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों पर कम दाब महसूस करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जो वायु जो होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। जो वायु होता है इसे उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गतिशील वायु जो होता है इसे क्या बोला जाता है, पवन बोला जाता है। आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं जीवमंडल के बारे में, तो जीवमंडल वे स्थान है जिसके बीच में जीवन मौजूद होता है, जिसमें बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, इसमें स्तनधारियों के आकार बताई गई है। इसमें मनुष्य प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से जीवमंडल से जुड़े रहते हैं। जीवमंडल को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, जिसे हम लोग जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पृथ्वी के जो ये तीनों ठीक है होते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, तो उसको आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको बेल आइकन को भी ऑल पे कर लें, ताकि कोई भी वीडियो हमारा अपलोड हो तो आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए। तो थैंक यू।